Hey guys, this is Ashwini and welcome back. In this video, we will be discussing one of the important framework, logging framework, that is Log4j. Okay. In this video, we will discussing both the things, that is theoretical concept, all the component, internal architecture, how they are working. Okay. So this video will be start from theoretical concept and end will end coding part. So if you are not interested of listening all these coding part, आपको नहीं इंटरेस्ट है ये सब सुनने का, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप डायरेक्टली यहाँ जाके कोड कर सकते हैं. बट इफ यू आस्क मी, हे अश्विनी, व्हाट कैन आई डू, हाउ कैन आई वॉच दिस, सो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट अच्छे से सुन लें. बिकॉज लेट सपोज आप किसी प्रोजेक्ट में अभी भी काम कर रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी यू आर वर्किंग, और आप नेट पे जाते हो और लॉगिंग फ्रेमवर्क का कोड अपने प्रोजेक्ट में चिपका देते हो, वो चल जाएगा डिपेंडेंसी डाल के. बट फिर मैं आपसे पूछूंगा कि यार इस कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, लाइक कोई भी कंपोनेंट वन है उसका मुझे ना मीनिंग समझा दो, या फिर प्रॉपर्टी फाइल में एक लाइन लिखी हुई है, ये एक लाइन लिखी हुई है कोई भी, इसका मुझे मतलब समझा दो. आप नहीं समझा पाओगे. क्यों? क्योंकि आपने वो कहीं से छापा है ना. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द लॉगिंग फ्रेमवर्क थ्रू थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स. ओके, एक एक कंपोनेंट हम समझेंगे कि ये कंपोनेंट क्या करता है और इसको Log4j क्यों यूज कर रहा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्ट एनी सिंगल सेकेंड. ओके, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम पहले देखते हैं हमारे पास पहले से ही कुछ ऐसा है जो कंसोल पे हमें इंफॉर्मेशन प्रिंट करवा देता है, राइट. और वो हमारे पास क्या है, एसओपी स्टेटमेंट हमारा. हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, लाइक मैंने हेलो लिखा, तो मुझे कंसोल पे हेलो मिल जाएगा, है ना. तो ये एक एग्जांपल मैंने लिया है कि मेरी एक टेस्ट क्लास है, यहाँ से मैं कैलकुलेटर क्लास को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है. और बाकी के इसके क्लास के अंदर तीन मेथड्स हैं, ऐड, डिवीजन, सब. तो ये ऐड, डिवीजन, सब यहाँ पे मैंने इनकी इम्प्लीमेंटेशन दे रखी है. तो जैसे ही ये मेथड कॉल होंगे तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाती है. कि लेट मी रन दिस एप्लीकेशन एंड शो यू कि वो इंफॉर्मेशन क्या होती है. ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने जीरो पास कर रखा है क्योंकि फ्यू सेकंड में हम जीरो पास करने वाले हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन पास हो रही है, कॉलिंग add method, end of add, like add method, calling div method, end of div method, calling sub method, end of sub method. तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी वे में पास हो रही है ना. तो जब ये सारे काम हमारे कर सकता है तो हम लॉगिंग फ्रेमवर्क पे क्यों जा रहे हैं. एज वेल एज ये हमें एरर भी बता सकता है कि अगर यहाँ पे मैंने जीरो पास कर दिया तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी, है ना. और ये हमें बता देगा कि यार बॉस ये यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रही है. तो ये लाइन नंबर तो 14 आप छोड़ो, इसे देख के तो आपको पता चल जाएगा. बट मैं बात कर रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन लॉगिंग ट्रेसिंग, राइट. ये तो एक वे है एरर देखने का, ये तो कंपाइलर आपको बता रहा है. बट ये जो एक वे है यहाँ पे जो आप कर रहे हो, ये कोड में ये ट्रेसिंग बोलता है उसको, जिसको हम लॉगिंग भी बोल रहे हैं, राइट. तो उस ट्रेसिंग ट्रेसिंग से आपको क्या पता चला कि यार मेरा ना ये कॉलिंग मेथड एग्जीक्यूट हुआ था, उसके बाद मुझे कोई भी वैल्यू नहीं आई है, राइट. तो आपकी वो वैल्यू क्या है उसके बाद, एंड ऑफ डिव मेथड. डिव मेथड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ क्योंकि उसमें एरर आ गई. तो आपको ये ट्रेसिंग से पता चल गया कि मेरे डिव में एरर है. तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये सारा मेरा ट्रेसिंग का काम कर रहा है तो वाई नॉट एसओपी. मैं एसओपी से ही सारे काम क्यों नहीं कर लेता हूँ, मुझे प्रोजेक्ट में लोग एसओपी लगाने से मना क्यों करते हैं. ठीक है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा किसी भी फ्रेमवर्क पे मूव करने से पहले. अगर आप वर्किंग हैं तो पूछना अपने प्रोजेक्ट में कि यार मैं एसओपी लगा लूँ, तो वो डायरेक्टली आपसे मना कर देंगे कि यार आप एसओपी मत लगाओ, ठीक है, आप कोई लॉगिंग लगा लो. अब हम समझते हैं कि इसमें ड्रॉबैक्स क्या है, हम क्यों मना करते हैं. तो वाई वी आर नॉट यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. अब हम ये समझ गए तो हमें अपने लॉगिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी कि हम उसको मूव क्यों कर रहे हैं, वहां पे हम क्यों जा क्यों रहे हैं. ठीक है, तो SOP need a console to display a message is not able to send a log files or to the database. इसका मतलब ये है कि कोई भी आपकी जावा एप्लीकेशन है, ये मेरी ऐप है, इसमें मैंने SOP लगाया, तो SOP की कंसोल पे ही, ये सॉरी, एप्लीकेशन के कंसोल पे ही हमेशा डेटा प्रिंट होगा. SOP में ऐसी कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं है कि वो आपके इस कंसोल की बजाय रेदर देन ये डेटा किसी फाइल में प्रिंट करवा दे या फिर किसी डेटा स्ट्रक्चर में प्रिंट करवा दे डीबी में. ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, ठीक है.
आई होप ये पहला पॉइंट क्लियर होगा। एंड सेकेंड थिंग, जब भी हम एसओपी यूज करते हैं, द मेथड कंटेन सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक, और जहां पे हमारी सिंक्रोनाइजेशन की ब्लॉक की बारी आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि टर्म बाय टर्म, मतलब वन बाय वन, कि जैसे थ्रेड शेड्यूलर को किसी थ्रेड का चांस मिलेगा हम उस अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारी इसमें मर्जी नहीं चलती है कि हम मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूशन कर लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, राइट। तो जहाँ पे हमारी सिंक्रोनाइजेशन की बात आती है वहाँ पे हमारी हैवी वेट की बात आ जाती है, क्योंकि एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। कि आप, अगर मैं कलेक्शन की बात करूँ तो आप एरे और वेक्टर में कंपैरिजन करेंगे तो जैसे कि उनके मेथड एक के सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, एक के नहीं होते हैं, तो मल्टीपल थ्रेड अलाउड होते हैं, एक में मल्टीपल थ्रेड अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। तो जनरली जब भी हम सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं तो कैसे होता है कि लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का, कि यहाँ पे ये आपने एक रोड बना रखी है, ये 3 रोड है, यहाँ से भी गाड़ियाँ जा रही है, इस पे भी गाड़ी जा रही है, इस पे भी गाड़ी जा रही है, और ये यहाँ पे कोई पुल है, ठीक है, और ये एक ही पुल है, फिर यहाँ से 3 गाड़ी जा रही है। तो आप यहाँ से तो ट्रेवल कर जाओगे यहाँ तक, यहाँ से भी ट्रेवल कर जाओगे यहाँ तक, यहाँ से भी ट्रेवल कर जाओगे यहाँ तक, लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ होगी, इस पुल पे, बिकॉज ये वन वे है, ठीक है। या तो गाड़ी, एक गाड़ी इधर से जा सकती है या एक गाड़ी इधर से आ सकती है, ठीक है। और अगर इसको मैं और सिंपलर करना चाहूँ तो लेट सपोज एक पुल है ये, और या एक ब्रिज है जो कि वन वे ही है, कि एक बार में एक कार जाएगी, या तो इधर से ले लो यार या फिर इधर से। तो इसका मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन, ओके। अगर मैं लेमन टर्म में आपको समझाना चाहूँ तो, अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग की एक मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसका मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन। तो ये सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा हमारा कि एट ए टाइम वन थ्रेड ही अलाउड होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए। ये मेरा थ्रेड टी है, T1 है, तो यही अलाउ करेगा बिकॉज ये ऑब्जेक्ट लेवल लॉक ले लेगा। हम ज़्यादा मल्टी थ्रेडिंग में नहीं जाते हैं, तो इस वजह से मैं दिखाता हूँ आपको। जब हम एसओपी में आएंगे तो मेरी टेस्ट क्लास ये रही, प्रिंट एलन मेथड को खोलो। अब प्रिंट एलन मेथड को जैसे आप खोलोगे आपको ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक दिखेगा, इसके अंदर ये प्रिंट दिखेगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे पास की है, ये स्ट्रिंग में आ रही है, वो इसको यहाँ पे प्रिंट करता है। और प्रिंट मेथड जो है हमारा सिंक्रोनाइज्ड के अंदर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि ये जो 2 लाइन्स होंगी ना, देखो आप यहाँ पे क्या करते हो कि आपने ये प्रिंट एलन किया है ना, तो ये प्रिंट एलन नहीं होता है रिस्पॉन्सिबल आपका एलन अगली लाइन में प्रिंट करने के लिए, सॉरी, हाँ, ये अगली लाइन में प्रिंट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है 2 लाइन। इस मेथड के अंदर 2 मेथड है, एक प्रिंट और एक न्यू लाइन। तो अब ये मेथड ये यहाँ चला जाता है, और ये वाला मेथड आपका न्यू लाइन प्रिंट कर देता है, और ये दोनों ही मेथड सिंक्रोनाइज है, ठीक है। अब ये दोनों सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर रखे हैं तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा, इसलिए ये एक वन ऑफ द रीजन है हम नहीं यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम इसको यूज करेंगे तो एप्लीकेशन ऑब्वियसली हैवी वेट हो जाएगी, तो अननेसेसरी ना चाहते हुए भी हम एप्लीकेशन को सिंक्रोनाइज बनाते जा रहे हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। इफ वी राइट टू मेनी एसओपी इन एप्लीकेशन इट रिड्यूस द परफॉर्मेंस ऑब्वियसली, ठीक है। If we use SOP at prod environment, then display messages server to the console. It will not available to the users. ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि देखो, जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन को, हम रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम करते हैं किसी भी एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे क्या एनवायरमेंट होते हैं, एक आपका आईटी एनवायरमेंट होगा, एक आपका डेव एनवायरमेंट होगा, एक आपका यूएटी होगा, एक आपका प्रॉड होगा। अब हो सकता है कि डेव के भी 3-4 एनवायरमेंट अलग हो, आईटी के भी अलग हो, ठीक है। तो लेट सपोज आपने यहाँ पे ये एप्लीकेशन डेवलप की अच्छे तरीके से, और आपकी एप्लीकेशन प्रॉड पे जा रही है, ठीक है। आपका काम क्या है कि, और ये एप्लीकेशन आपकी सर्वर पे रन चल रही है, तो सर्वर पे जो कंसोल होगा वहाँ पे आपके जितने भी लॉग्स होंगे वो प्रिंट होंगे सर्वर के कंसोल पे। तो ये क्या कह रहा है, इट विल लाइक डिस्प्ले मैसेज इन सर्वर कंसोल। अब सर्वर के कंसोल पे तो मैसेज दिखाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये वाली चीज़ तो मेरे को यूज़र को दिखानी है, इसको दिखानी है, और इसको पता नहीं चल रही है क्या हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कंसोल पे जा रही है, तो इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते। नाउ इट विल नॉट डिफरेंस इन एरर, ओके, इट विल नॉट शो डिफरेंस। एक्चुअली आप कुछ भी डालोगे इसमें, लाइक आपने कुछ भी डाल दिया, लाइक हेलो और एरर
और वार्निंग कुछ भी डाल दिया, ये तो सबको एज एन स्ट्रिंग ही ट्रीट करता है, ठीक है। इसके लिए तो ये सारे मैसेज ही हैं, तो ये किसी में डिफरेंशिएटर नहीं लगा पाता कि ये मुझे नॉर्मली प्रिंट करना है, ये मुझे एरर आएगी तब प्रिंट करना है, ये मुझे वार्निंग आएगी तब प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रिंट करवा सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे, जो कि है कि हम इन सारी चीजों को ओवरकम कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो हमारे ड्रॉबैक तो थे एसओपी में, ये सारे हमारे ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। इतने ये 5 हमारे ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बट ये कॉमन है जितनी मैंने रिसर्च की और मुझे जितने मिले। अब टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स व्हाइल ट्रेसिंग एन एप्लीकेशन वी हैव यूज्ड लॉगिंग फ्रेमवर्क। अब देखो मार्केट में ना बहुत सारे लॉगिंग फ्रेमवर्क्स हैं। कैसे कि आप ये ना समझना है कि हमारे जावा के पास, कोर जावा जो होता है उसके पास लॉगिंग नहीं होती है। कोर जावा यूटिल पैकेज में एक लॉगिंग ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, इसको कोर जावा, ठीक है। लॉगिंग लॉगिंग के लिए हमारे पास एक और है log4j, लॉगबैक है, कॉमन्स लॉगिंग। ये जब आप कोई भी स्प्रिंग की एप्लीकेशन बनाते हो तो वहाँ पे ये डालते होगे कॉमन्स लॉगिंग, ठीक है। तो आपको पता चल जाता होगा ये लोडिंग, और नीचे कंसोल में दिखता होगा कि लाइक एप्लीकेशन कंटेक्स्ट लोडिंग स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशंस में, राइट। तो इंटरनली वो कॉमन्स लॉगिंग का यूज करके वो सारी डिटेल्स प्रिंट करवाता है, ओके। बट हमारा फोकस यहाँ पे क्या है कि लॉग फोर्स है। हमारा फोकस ये नहीं है कि कॉमन्स लॉगिंग, हम सिर्फ पढ़ेंगे लॉग फोर्स है, ठीक है। बट एक लॉगिंग फ्रेमवर्क को यूज करने से पहले हमारे किसी भी फ्रेमवर्क के बेसिक एडवांटेजेस क्या हो सकता है कि क्विकली डिबगिंग, ओके, ये हम देखेंगे कैसे। प्रॉब्लम डायग्नोसिस कि हाँ पहले हमारा प्रॉब्लम समझ लेता है वो, हम डिबगिंग और ये सारे वार्निंग मैसेज लगाते हैं, वहाँ से हमें प्रॉब्लम का पता चल जाता है। इजी मेंटेनेंस, और ऑब्वियसली हमारा इसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक्स वगैरह नहीं होते हैं, तो हमारा मेंटेनेंस इजी होता है। अब लॉगिंग फ्रेमवर्क के भी ड्रॉबैक्स हैं। कैसे कि अब ये जो बात हो रही है ये log4j की बात नहीं होती, ठीक है। आप यहाँ पे एक पॉइंट नोटेट करना, ये जो बात है ये कॉमन, मतलब जितनी भी लॉगिंग फ्रेमवर्क के लिए बात हो रही है। तो जब हम किसी लॉगिंग फ्रेमवर्क को लिखते हैं तो हमें एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है। तो ये अभी हम जब प्रैक्टिकल देखेंगे इसका, अभी लाइव कोडिंग करेंगे तब देखेगा कि उसमें हमें बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ती है डिबगिंग के लिए और एरर के लिए, ठीक है। अब लॉगिंग फ्रेमवर्क will provide us some extra code in application, so it will increase the application length। अब लेंथ इंक्रीज होगी तो स्लो परफॉर्मेंस भी होगी, ठीक है। बट ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, और फिर हम लॉग 4j पे क्यों जा रहे हैं, इन सारे फ्रेमवर्क्स पे क्यों नहीं जा रहे हैं, लेट्स सी। अब लॉगिंग फ्रेमवर्क के लिए स्पेशली हम लॉगर पे चलते हैं, लॉग 4j पे, और लॉग 4j की बात करते हैं। log4j बहुत ही रिलायबल है, जावा पे रिटन है और अपाचे फाउंडेशन से इसको प्रोवाइडेड किया है। log4j अलाउ मोर देन वन थ्रेड एट ए टाइम, ओके। तो इससे पता चलता है कि ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक नहीं है इसमें। log4j will not slow down the application execution, it will optimize and improve the applications। तो बाकी सब फ्रेमवर्क्स को हम क्यों नहीं यूज कर रहे, कि ये हमारी एप्लीकेशन को स्लो कर देता है, जो कि ऐसा हमारा लॉगिंग फ्रेमवर्क में नहीं है, मतलब log4j में नहीं है और बाकी फ्रेमवर्क्स में है, ठीक है। log4j इज प्रोवाइडिंग एनवायरनमेंट टू सेंड अ लॉगिंग मैसेज टू मोर देन वन आउटपुट अपेंडर। देखो यहाँ पे अपेंडर का क्या मतलब है कि आइदर वो आपको कंसोल पे दिखाना है और आपको फाइल में दिखाना है, ठीक है, या आपको डीबी में भी दिखाना है। तो अपेंडर का मतलब ऐसे समझो, अभी जब मैं कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में देखेंगे। और log4j क्या करता है, ये मैसेज को, जैसे कि हमारा जो एसओपी था वो मैसेज को पता नहीं लगा पाता था कि हम यहाँ पे हेलो पास कर रहे हैं, तो उसको नहीं पता चल रहा है कि ये कब प्रिंट करना है, एरर आ रही है या डिबगिंग टाइम। तो log4j में ना हमारे पास मल्टीपल लेवल्स हैं कि ऑल से लेके ट्रेस, डिबगिंग, इन्फो, वॉर्न, फैटल और ये एरर फैटल। इससे जो भी एरर हमारी जब हमें प्रिंट करनी होगी, जिस स्टेज पे प्रिंट करनी होगी, जिस लेवल पे प्रिंट करनी होगी, ये हेल्प करता है हमें वो तब प्रिंट करने में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब यहाँ से हमारा एक असली गेम स्टार्ट होता है कि लॉगिंग फ्रेमवर्क को समझने का। ये तो हमने जो कुछ भी समझा कि हमने समझा कि एसओपी में क्या प्रॉब्लम थी, बाकी लॉगिंग फ्रेमवर्क्स में क्या प्रॉब्लम है, हम log4j पे क्यों जा रहे हैं, हमारे लिए क्यों अच्छा है। अब बारी आती है लॉगिंग फ्रेमवर्क्स के कंपोनेंट की।
ओके, अब ये तो आपकी जावा एप्लीकेशन है, ये आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आता है हमारा लॉगर। ये अब लॉगर क्या करता है कि आपसे आपके लॉगिंग फ्रेमवर्क से मैसेज लेगा। तो अब मैं एक एक कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे पास कुछ 4 कोर कंपोनेंट होते हैं, जैसे पहला लॉगर, अपेंडर एंड लेआउट एंड डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का आपको मतलब पता है, इसलिए वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। बाकी आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जस्ट लेट मी नो इन अ डिस्क्रिप्शन, आई विल गिव यू दैट। ओके, लॉगर, डेस्टिनेशन, ठीक है। और हमारे पास ये 4 लॉगर, अपेंडर, सॉरी लॉगर, अपेंडर, लेआउट। तो लॉगर, अपेंडर, लेआउट, डेस्टिनेशन, ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट कोर कंपोनेंट होते हैं। अब लॉगर हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है जावा एप्लीकेशन से मैसेज लेने में। फिर ये जाता है अपेंडर के पास, इससे पूछता है ओके मेरे ये डेटा कहाँ प्रिंट होगा। तो ये अपेंडर क्या करता है, लॉगर से डेटा ले लेता है। अपेंडर जाता है लेआउट के पास, कहता है भाई किस फॉर्म में पिवट करना है। देखो लेआउट क्या होता है कि आपने मान लो कोई भी घर बनवाना है या आपने घर बनवाना है, तो आप किसके पास जाओगे, आर्किटेक्ट के पास। इससे बोलोगे कि भाई मुझे ना नक्शा दे दे। तो ये आपके इस घर को हो सकता है कि ऐसे बनाने का आपको बोल दे कि भाई ये आपके लिए सही रहेगा। तो ये क्या है, एक लेआउट है, आपने इसने ये आपको लेआउट दे दिया। तो ऐसे ही ये मान लो ये आपका क्या है, लॉगर है। तो ये आया आपकी जावा एप्लीकेशन से, ये आपका लॉगर आया, लॉगर से गया अपेंडर पे, अपेंडर ने लेआउट दिया, यहाँ से हम गए। ठीक, एक एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं उसको। अब ये 4 कंपोनेंट है, अब हम इनको देखते हैं ये क्या कहते हैं, इनका मीनिंग क्या है। लॉगर इज अ ऑब्जेक्ट टू रिस्पॉन्सिबल टू गेट लॉगिंग मैसेज फ्रॉम द जावा एप्लीकेशन, जैसा मैंने बताया। दिस ऑब्जेक्ट सेंड अ मैसेज टू डेस्टिनेशन, ऑब्वियसली, ठीक है। और लेआउट, लेआउट का मतलब मैंने बताया कि आपको क्या है कि स्टाइल क्या है, डिफरेंट स्टाइल में लेआउट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू अपेंड अ ऑब्जेक्ट टू बिफोर पब्लिशिंग अ लॉगिंग मैसेज। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में प्रिंट करता है मैसेज को। अब बाकी हमारे क्या क्या कह रहे हैं, लेवल, लॉग मैनेजर। लॉग मैनेजर हमारा कोर, हमारा एक तरीके से मिड का जो एक कंपोनेंट होता है ना वो है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी हमारी फाइल्स होंगी, जितनी भी हमारी लॉग 4j की फाइल होंगी, जितनी भी वहाँ प्रॉपर्टी लिखी होंगी उनको रीड करने के लिए। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे। ये फिल्टर, फिल्टर तय करते हैं कि जैसे कि अब ये सारी लेबल्स हैं यहाँ पे, है ना। तो इन लेबल्स में से आपको किस किस लेवल का डेटा प्रिंट करवाना है, एरर का करवाना है, डीबग का करवाना है, वो फिल्टर टेबल करता है। और वो लेबल कौन सी है वो तो मैंने आपको समझाया, जो ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। और बाकी फिर हमारा रहा ऑब्जेक्ट रेंडर। ऑब्जेक्ट रेंडर हम देखेंगे जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको थ्योरेटिकली देखना है तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट रेंडर, ऑब्जेक्ट विल बी यूज्ड बाय द लेआउट ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू गेट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि देखो आप ये कोई भी एडिटिंग करते हो, तो ये आप हो और आप एक सिस्टम में यहाँ पे एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी एप्लीकेशन में। तो जब हमारा पूरा काम खत्म हो जाता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रेंडर का। और रेंडर का मतलब क्या होता है कि ब्रो आपको ये वीडियो या फाइल किस फॉर्मेट में चाहिए, 720 में चाहिए, 1080 में चाहिए, ऐसे करके। यहाँ पे इसका रेंडर का मतलब है कि आपको ये XML में डेटा प्रिंट करवाना है या फिर आपको किस चीज़ में करवाना है, मतलब टेक्स्ट में करवाना है, ठीक है। ये था हमारा ऑब्जेक्ट रेंडर। सारी चीज़ें, सारे कंपोनेंट हम अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या है, कि ऑब्जेक्ट रेंडर का हमारा मतलब क्या है, हमारा लेआउट का मतलब क्या है, अपेंडर का मतलब क्या है, डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है, लॉग मैनेजर का मतलब क्या है, लॉगर का मतलब क्या है, फिल्टर का मतलब क्या है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इन पे ध्यान देना है, डेस्टिनेशन, अपेंडर, लेआउट और लॉगर, ठीक है। अपेंडर को देख लीजिएगा एक बार कि हाँ ये क्या करता है, ठीक है, ये डेटा लेता है लॉगर से और डेस्टिनेशन पे डेटा पहुंचाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी इंटरनल वर्किंग, ये चलती कैसे है, ठीक है। तो हमारे अभी आप इसके बारे में भूल जाइएगा कि ये क्या लिखा है, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन दिस कि ओके हम ये एक लाइन लिखी हुई है हमने, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है, अपने आप से कोई क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये आपकी जावा एप्लीकेशन है और ये आपकी log4j प्रॉपर्टीज। और log4j की जो प्रॉपर्टीज होती है, अभी जो log4j है, ये यहाँ पे जो हम देते थे
ये मैंने लिखा है बिकॉज आपको बताने के लिए, ये पहले यूज होता था log 1 में, ठीक है, log4j के 1 लाइक जो वर्जन 1 था, अब उसका ना अपडेट आना बंद हो गया है, तो आपको ये फाइल मॉडिफाई करनी पड़ेगी अगर आप जार यूज करते हो तो log, ठीक है, log4j2.property करके कुछ, ओके, वो अभी मैं बता दूंगा, और सेम यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अगर आप log4j.property यूज करते हो तो ये रन नहीं होगी, ठीक है, तो आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसके फ्लो की। ये मैंने यहाँ पे इसलिए किया था कि आपको ये मैं बता सकूं, क्योंकि इनकी अपडेट नहीं आ रही है अब, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि इसका पूरा फ्लो क्या है, ठीक है, या मैंने ये भी रब कर दिया ना। लेट्स सी, जावा एप्लीकेशन में हमने ये प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है, ये हमारी log4j की प्रॉपर्टी है, और हमने ये एक लाइन दे दी, उसके बाद हमने मेथड को कॉल करवा दिया। तो यहाँ से ये क्या करेगा, बाईपास कर देगा एग्जीक्यूशन को log4j फ्रेमवर्क में। log4j फ्रेमवर्क में लॉग मैनेजर है, ये इससे पूछेगा कि ब्रो कोई फाइल है, आपने कोई फाइल रीड की है, तो log4j हमें क्या चाहिए, ये मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हमें लॉग का ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट, ये स्मॉल एल है यहाँ पे जो है, हमें लॉग का ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। अब उस लॉग के ऑब्जेक्ट को लाने के लिए कि वो कैसे बिहेव करेगा, उसके लिए हमें प्रॉपर्टी रीड करनी पड़ेगी, और प्रॉपर्टी को रीड करने के लिए प्रॉपर्टी कौन रीड करेगा, लॉग मैनेजर, है ना। तो ये log4j फ्रेमवर्क हमारे लॉग मैनेजर से पूछेगा, जो उसका एक कंपोनेंट है, कि कोई प्रॉपर्टी है, आपने कोई रीड की है, आपको किस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वो कहेगा हाँ जी मैंने रीड की है, यहाँ से है, तो ये एग्जीक्यूशन द्वारा एप्लीकेशन के पास आ जाएगा, कहेगा ओके मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो अब यहाँ से क्या है, मेरे को लॉग का ऑब्जेक्ट मिल चुका है, एक बिहेवियर मिल चुका है, ठीक है, कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा, तो लॉग का ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही अब मैं ये मेथड कॉल करवाऊंगा, लॉग डॉट, जैसे इन्फो करवाया मैंने, और यहाँ पे डाल दिया कि हेलो, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूशन जाएगा यहाँ पे, और ये जाएगा अपेंडर के पास, ठीक है। अब अपेंडर जाएगा फिल्टर के पास कि ब्रो क्या क्या फिल्टर्स है, तो वो देखेगा कि यार आपको ना इन्फो वाला कॉल करवाना है, आपको बाकी के नहीं कॉल करवाने। इट मीन्स इन्फो के बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई, ये कि ये ऑर्डर है कि किस ऑर्डर में वैल्यू प्रिंट करेगा ये, मतलब आपने ऑल लगा दिया यहाँ पे, तो जितने भी आप मेथड कॉल करेंगे, ट्रेस, डीबग, ये लेवल्स हैं, इनमें वैल्यू डालोगे तो ये सारी प्रिंट होंगी, ठीक है। अगर आपने बोला इन्फो, तो इन्फो के बाद की ये प्रिंट होंगी, आपने बोला ट्रेस, तो ट्रीज के बाद की ये सारी प्रिंट होंगी, और आपने बोला कि डीबग, तो डीबग के बाद ये डीबग से लेके ये सारी प्रिंट होंगी। तो जो आप लेवल बोलोगे उसके नीचे के ऑटोमेटिकली प्रिंट होते जाएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और आपने कहा कि एरर, तो एरर और फेटल प्रिंट होंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने द्वारा एग्जीक्यूशन पे। तो फिल्टर से पूछेगा कि क्या क्या नहीं प्रिंट करना है, तो इन्फो में देखो ऊपर क्या है कि ये प्रिंट यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करना है, ठीक है। फिल्टर बता देंगे इसको कि क्या क्या प्रिंट करना है, लेआउट बता देगा किस वे में प्रिंट करना है, ऑब्जेक्ट फिर यहाँ से डेस्टिनेशन बता देगी कि मुझे कहाँ जाना है, इट मीन्स कंसोल पे जाना है या फिर किसी फाइल में जाना है। ऑब्जेक्ट रेंडर, जब ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, एक मैसेज बन जाएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट बन गया, तो अब ये ऑब्जेक्ट रेंडर बता देगा कि भाई कि प्रिंट कैसे करना है, टेक्स्ट में करना है या फिर एक्सएमएल में करना है, ठीक है, ये बता देगा। तो आई थिंक ये सारा क्लियर होगा कि कैसे ये चलता है और कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, कि ऑब्जेक्ट रेंडर क्या है, लेआउट क्या है, फिल्टर्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और इसके बाद ये कुछ भी पीडीएफ आपको चाहिए, जस्ट लेट मी नो, आई विल अटैच दिस इन डिस्क्रिप्शन। अब हम चलते हैं अपने कोडिंग पार्ट पे, ये सब हम बंद कर दें। आपने क्या करना है, दो तरीके हैं आपके पास, जाओ और यहाँ पे करो कि डाउनलोड log4j, ओके, और यहाँ पे जाओगे आप, ये आपको जार डाउनलोड करने के लिए दे देगा, यहाँ से जार डाउनलोड करो, अपने पाथ में ऐड करो, ओके, और वहाँ से चलाना स्टार्ट हो जाओ। जब यहाँ से ऐड करोगे तो आपको दो जार ऐड करनी पड़ेंगी, एपीआई और कोर, बस। और दूसरा तरीका क्या है
कि मेवन, ये ऐड कर लो। तो मेरे पास क्या है, एक पहले से प्रोजेक्ट पड़ा है स्प्रिंग बूट का, और ये मैंने क्यों किया है, बिकॉज मेवन बनाता हूँ मैं डायरेक्टली स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे गया, ठीक है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे गया और यहाँ पे मैंने बस डाला स्प्रिंग वेब और मुझे प्रोजेक्ट मिलके तैयार हो गया था, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है अभी, आपको एक मेन क्लास मिलेगी जो स्प्रिंग की होती है, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मिलेगी, और एक ये कंट्रोलर मिलेगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इस क्लास के बारे में। तो जो मैं आपको लेवल्स बता रहा था, तो ये थी वो लेवल, ये सारी वो लेवल हैं, ओके। और ये लॉग मैनेजर है। अब मैंने क्या बताया, लॉग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर्टीज फाइल को रीड करने के लिए। तो आप पूछेगा अश्विनी वो प्रॉपर्टी फाइल कहाँ है, तो रिसोर्सेज में log4j टू डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, अगर आपने यहाँ पे टू लगाना भूल गए तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब मैं प्रॉपर्टीज फाइल दिखाता हूँ। प्रॉपर्टीज फाइल देख के थोड़ा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, देखो अपेंडर, बताया ना अपेंडर क्या होता है, कंसोल। अब अपेंडर का टाइप क्या है, कंसोल, और अपेंडर कंसोल नेम क्या होगा, std out, ओके। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, और अब जब आपको सारी चीजें पता है कि लेआउट टाइप पैटर्न, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उससे पहले आप देखोगे तो आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे कि ठीक है कंसोल लेआउट, पैटर्न लेआउट। देखो हमारे पास बहुत तरीके के लेआउट होता है, सिंपल लेआउट होता है, पैटर्न लेआउट होता है। सिंपल लेआउट में वो सिर्फ सिंपल मैसेज प्रिंट करता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ पैटर्न चाहिए, ठीक है, कि वो बाई MMDD और ये आवर्स में टाइम भी आए और यहाँ पे मैसेज आए और फिर वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो इसका ये मतलब है, ठीक है। और यहाँ पे ये दे रखी है जनरल इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन है फाइल के लिए कि फाइल में कैसा अपेंडर लगेगा, ठीक है, फाइल किस नाम की होगी, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग से बनेगी, और उसका फोल्डर का नाम क्या होगा, फाइल, ओके। और ये लॉगर क्या होगा उसमें, फाइल, और लॉगर का नाम क्या होगा, और ये लॉगर का लेबल क्या होगा। ये हमने रूट लेवल का लॉगर दे दिया है, मतलब आपके प्रोजेक्ट में क्या यूज होगा। तो जैसे मैं इन्फो दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो आई होप ये फाइल आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आ गई जस्ट लेट मी नो, हम दोबारा इस पर बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं इस एप्लीकेशन को चलाता हूँ और अपना आउटपुट देखता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है मैंने, सिर्फ ये एक तरीका है जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं लॉगर का ऑब्जेक्ट लेने के लिए। और ऑब्जेक्ट कौन लेता है, लॉग मैनेजर। लॉग मैनेजर क्या करता है कि पहले फाइल रीड करेगा, उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे पास कर रखा है लॉगर का ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो फिर उसी अकॉर्डिंग वो डेटा प्रिंट होगा। और यहाँ पे हमें क्लास का नाम मेंशन करना होता है जिसके लिए आप चला रहे हो। तो पूरी क्लास में हमें ऑब्जेक्ट यूज करना होगा, इसलिए हम इसको स्टैटिक ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। अब देखो, अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो जैसे हम कॉमन्स लॉगिंग की मैं बात कर रहा था ना, तो जो पहले जो मैसेज प्रिंट होते हैं यहाँ पे पहले ये वाले, तो स्प्रिंग उसको इंटरनली यूज करता है, और ये हमारे वाले मैसेज हैं। ये देखो इन्फो, वार्निंग, एरर, फेटर। अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, दिस इज इन्फो मैसेज, दिस इज वार्निंग मैसेज, दिस इज एरर मैसेज, दिस इज फेटल मैसेज। और ये क्यों प्रिंट हो रहा है, ऐसे क्यों प्रिंट हो रहा है, ये देखा जाए तो कि यहाँ पे इन्फो से वार्निंग, एरर, फेटल, राइट, यही तो हमारा वो था ना कि हम किस वे में प्रिंट करेंगे। तो मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ यहाँ से, तो हम अपने कोड में ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था यहाँ पे, इसका पूरा वे क्या है कि हमारा इन्फो, वार्निंग और क्या, फेटल। तो मैं कहा गया मेरा व्यू, शो व्यू कंसोल, ओके, और इसको मैं रखता हूँ नीचे, ओके, ऐसे रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या नीचे रख लेते हैं, ओके। तो ये अब देख पा रहे हो आप कि क्या प्रिंट कर रहा है कि इन्फो, मैसेज और वॉर्न, एरर, फेटल। तो ये चार चीजें प्रिंट हो रही है। अब मेरे से पूछोगे सुनिए कि हम सारी चीजें कैसे प्रिंट कर रहे हैं। देखो ये फायदा कहाँ करता है आपको, जैसे आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आपको डिबगिंग सारे मैसेज चाहिए, या इन्फो मैसेज चाहिए, एरर मैसेज चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिबगिंग लेबल चेंज करोगे यहाँ पे रूट लेवल का, और कर दोगे एरर, ओके। और लेट मी रन दिस। अब देखो इसमें क्या होगा, जावा एप्लीकेशन या स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन आपने जो चलानी है, ठीक है। अब देखो, अच्छा ओके, मेरी एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग थी, सो लेट मी स्टॉप दिस, ओके, एंड लेट मी रन इट अगेन।
अब जब मैंने एरर पास किया तो देखिए एरर और फेटल दो ही मैसेज प्रिंट होंगे इस केस में, ठीक है, एरर और मैसेज। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक कंट्रोलर बनाया है यहाँ पे, एक नॉर्मल सा कंट्रोलर है, एक रेस्ट कॉल की है यहाँ पे गेट मैपिंग के लिए, और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट ओ, तो बाकी जितने भी हमारे log4 जैसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमारी इंपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है। या अब ये है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो ये कैसे प्रिंट करेगा कि जब भी मैं पास करवाऊंगा इन्फॉर्मेशन और मैंने एरर पे डाल रखा है, तो जब एरर पे यहाँ पे मैंने सॉरी एरर पे हमारा ये डिबगर डाल रखा है और इन्फो में प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो इन्फो में प्रिंट करवा रहा हूँ और एरर एरर पे डाल रखा है, तो जो कंट्रोलर में जो लिखा हुआ है वो प्रिंट नहीं होगा। तो लेट मी शो यू अगेन, लेट मी रन दिस एप्लीकेशन, और हम जाते हैं लोकल होस्ट एंड जावा जीनी, हेलो जावा जीनी, ओके। तो कंसोल पे प्रिंट हो जाना चाहिए था, जो हमारी क्लास में लिखा हुआ है मेन क्लास में वही प्रिंट हो रहा है, हमारे कंसोल पे तो कुछ प्रिंट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है अगर आपने यहाँ पे डिबगर चेंज किया कि आपने इन्फो लगा दिया, ठीक है। तो जितने भी आपके लेबल्स इन्फॉर्मेशन पे जो प्रिंट हो रखी है, कैसे कि लेट सपोज अगर मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ यहाँ से और मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपके सारे इन्फॉर्मेशन वाले चलेंगे, इन्फॉर्मेशन से ऊपर वाले नहीं चलेंगे, इन्फॉर्मेशन से नीचे वाले चलेंगे। कैसे? और इन्फॉर्मेशन नीचे वाले कौन से? वॉर्न, एरर और फेटल, ठीक है। तो वॉर्न चलेगा, एरर चलेगा, फेटल चलेगा, इन दोनों को मैं कमेंट भी नहीं करता हूँ, ठीक है, ये अपने आप ही नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये मैं दोबारा एप्लीकेशन चलाता हूँ और दोबारा हम दोबारा से रिक्वेस्ट हिट करते हैं, फिर देखते हैं। एप्लीकेशन रन हुई, ये प्रिंट हुए इन्फो के बाद। अब देखता हूँ मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे कि इन्फो, और देखो log4j कंट्रोलर एग्जीक्यूटिंग, तो ये जो जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पास की थी वो एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। तो ये सारा था log4j, तो इसमें इतना कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट जैसे ही हम इसका आर्किटेक्चर समझ लेते हैं तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। और इससे पहले आपसे कोई पूछता कि अपेंडर क्या होता है, लेआउट क्या होता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बिना ये सब कुछ पढ़े हुए मैं बता सकता हूँ, ठीक है, जब तक मुझे इंटरनल वर्किंग नहीं पता होगी, आर्किटेक्चर नहीं पता होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, यू नो योर कमेंट्स आर मोटिवेटिंग मी टू मोर मेक वीडियोस, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करें, और ये पीडीएफ चाहिए तो जस्ट लेट मी नो, आई विल अटैच इन डिस्क्रिप्शन, ओके। टिल देन आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर टॉपिक, टेक केयर, बाय बाय।